नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर कुमार है और आज हम उपस्थित हुए हैं एक कहानी को लेकर के जिसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये कहानी जो है प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जो है बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। प्रेमचंद का परिचय है, इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को लम्ही उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में। पिता का नाम मुंशी अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी और पत्नी का नाम शिवरानी देवी। पहला विवाह 15 वर्ष की उम्र में हो गई थी इनकी और दूसरा विवाह जो है 1906 ईस्वी में शिवरानी देवी से हुई। संतानें इनकी श्रीपत राय इनका पुत्र, अमृत राय इनका पुत्र और एक पुत्री है जिसका नाम है कमला देवी श्रीवास्तव। अन्य नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव है और नवाब राय इनके चाचा जो है नवाब राय से इनको पुकारते थे। प्रेमचंद का मूल नाम जो है नवाब राय ही था। नवाब राय की प्रथम कहानी जो है इसके दुनिया व हुबे वतन, जिसका हिंदी अनुवाद होगा संसारिक प्रेम और देश प्रेम, शीर्षक से अप्रैल 1908 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। देखिए, इनका जो मूल नाम था नवाब राय और इनकी जो पहली कहानी थी ये उर्दू में लिखी हुई थी। आपको बता दें कि प्रेमचंद उर्दू के लेखक थे और उर्दू के जाने माने लेखक थे। इसकी पहली कहानी थी उर्दू में इसके दुनिया व हुबे वतन, जिसको बाद में अनुवाद करके संसारिक प्रेम और देश प्रेम के नाम से प्रकाशित करवाया गया। अगर देखिए, नवाब राय की प्रथम कहानी संग्रह है सोजे वतन सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। इनकी जो प्रथम कहानी संग्रह है जिनका नाम है सोजे वतन, और इस कहानी संग्रह पर बहुत विवाद भी हुआ है इनका। देखिए आगे, सोजे वतन में 5 कहानी संकलित है। तो कौन कौन 5 कहानी है देख लीजिए। पहला है इसके दुनिया व हुबे वतन, संसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तीसरी कहानी है यह मेरा वतन है और चौथी कहानी है शेख मखमूर और 5वीं कहानी सीले मातम। इनकी 5 कहानी को मिला करके एक कहानी संग्रह रखा गया जिसका नाम है सोजे वतन। ठीक है, आगे देखिए। सोजे वतन जो कहानी प्रकाशित हुई उस पर जो है ब्रिटिश सरकार जो है सिडिशन का आरोप लगा दिए। सिडिशन मतलब राजद्रोह का आरोप लगाए। हुआ यूं कि जिस समय ये कहानी लिखी गई थी, ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और प्रेमचंद जो है युवाओं को जगाने के लिए, युवाओं को देश के आजादी में भागीदार बनाने के लिए इस कहानी के माध्यम से जगाने का काम किया है। इसको पढ़ करके अंग्रेज सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, इस पर सिडिशन का आरोप लगाए और उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिए। सोजे वतन के जितने भी संग्रह थे सबको जब्त कर लिए। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह, हम पहले ही बोले थे कि ये उर्दू के लेखक थे और जब जब्त कर लिया तब ये प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। हुआ यूं, समझिए आप बातों को, कि प्रेमचंद पहले इनका नाम नहीं था, इनका नाम था नवाब राय, उर्दू में लिखते थे। लेकिन जब अंग्रेज सरकार इस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाए, इनकी कृतियों को पकड़ लिए, तब ये जाकर के प्रेमचंद नाम से इनका एक दोस्त था दया नारायण निगम, वो सुझाव दिए कि आप हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखिए और उसी दिन से ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और उर्दू की जितनी भी रचनाएं थी इनकी सबको अनुवाद कर लिया, किसमें? हिंदी में। ये बात है। नवाब राय को प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया था। अभी अभी हम आपको बताया था कि नवाब राय को जो प्रेमचंद नाम किसने दिया था? दया नारायण निगम ने दिया था। आगे देखिए, सोजे वतन पर अंग्रेजों ने सिडिशन का आरोप लगा करके, मतलब राजद्रोह का आरोप लगा करके 100 प्रतियां जला दी थी। 100 प्रतियां जो है अंग्रेजी सरकार जो है सोजे वतन की जला दी थी। ठीक है, प्रसिद्ध बंगला के एक बहुत बड़े साहित्यकार है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय,
ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी। प्रेमचंद एक ऐसे लेखक है हिंदी में जिनके बिना कहानी कथा की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में वो सूरी है जिसके बिना पूरा साहित्य अंधेरा ही हो सकता था, लेकिन प्रेमचंद आकर के एक सूर्य की तरह सबको रोशनी देने का काम किए। और कथा सम्राट इसीलिए बंगला के बहुत बड़े साहित्यकार है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको कथा सम्राट कहते हैं। आगे देखिए, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। हिंदी में इससे अधिकतम कहानी शायद ही कोई लिखी हो। और 300 कहानी ऐसी ऐसी कहानी है जिसको पढ़कर आप भावुक हो जाएंगे। और इनकी कहानियों के माध्यम से, मतलब कहानियों का जो रास्ता खुला है वो यहीं से खुला है, प्रेमचंद से ही खुला है। प्रेमचंद के बिना कथा साहित्य कहानी की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, हम कई बार कह चुके हैं। और प्रेमचंद वो शख्स है जिसके कारण कई सारे लोग जो है हिंदी सीखे हैं। प्रेमचंद के कारण जो हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी से जो बाहर के लोग हैं, वो भी प्रेमचंद की कहानियों को बड़े ही चाव से पढ़ते हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी है, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद जो है 300 से अधिक कहानी लिख चुके हैं। और अभी जो है मानसरोवर नाम से कहानी संग्रह है, उसमें जो है 8 भागों में संकलित किया गया है। आगे देखिए, प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। सबसे उत्तम कहानी वह होती है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार जो है किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। मतलब ऐसी कहानी जो मनोवैज्ञानिक हो, मन के विश्लेषण को आगे बढ़ाता हो। कहने का मतलब ये कि जो पात्र है उसके मन में क्या चल रहा है, उस बात का भी ये पता लगा लेते थे। इतनी मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जाता है। आगे देखिए, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं जो निम्न है। नमक का दरोगा है 1913 ईस्वी, सजनता का रंग है 1916 ईस्वी, बूढ़ी काकी है 1920 ईस्वी, सवा सेर गेहूं है 1924 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी है 1924, अलगेउझा 1929, पुष की रात 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936। ये इनकी कहानी, महत्वपूर्ण कहानी आप कह सकते हैं। आगे देखिए, कहानी के पात्र, अब हम लोग आते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। जिस कहानी को लेकर के इनका परिचय दिया गया है, प्रेमचंद का परिचय लेकर के आया है, उस कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इसके पात्र कौन कौन है? एक दिलफिगार नाम का व्यक्ति है जो मुख्य पात्र है, जो कि दिलफरेब से बेपनाह प्रेम करता है। जो नायिका है दिलफरेब, उसे बेपनाह प्रेम करता है। यह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। ये जिसका नाम है दिलफिगार। एक है इसमें दिलफरेब, एक बेहद खूबसूरत स्त्री है और कहानी की मुख्य नारी पात्रा है। बेहद ही खूबसूरत स्त्री जिस पर जो है दिलफिगार जो है मर मिटा है। आगे देखिए, एक काला चोर है। यह एक चोर है जो कैद है। जुर्म करने के कारण उसे फांसी दी जा रही थी और जुर्म के करने के कारण उसको फांसी दी जा रही है। एक बुजुर्ग है जो कि दिलफिगार को हौसला अफजाई करता है, मतलब हौसला बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए आगे विषय वस्तु क्या है। इस कहानी की विषय वस्तु जो है वो अनमोल रत्न के रूप में देशभक्ति का चित्रण किया गया है। अनमोल रत्न किसको कहा गया है? देशभक्ति को। देश के लिए जो मिट जाए वही अनमोल रत्न है। आगे कहा गया कि प्रेम की परीक्षा की कहानी। ये कहानी जो है एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम की परीक्षा ली जाती है, परीक्षा से होकर गुजरनी पड़ती है। आगे देखिए, प्रेम के लिए संघर्ष करने का चित्रण भी किया गया है कि प्रेम के लिए कुछ भी करने के लिए संघर्ष करने का चित्रण भी इसमें किया गया है। आगे है तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम की नई दिशा। तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम की एक नई दिशा देने के लिए भी ये कहानी लिखी गई है। अब हम लोग आते हैं इस कहानी पर। ठीक है, आपको पहले ही बोले हैं कि कहानी में जो है मुख्य रूप से दो पात्र है, एक दिलफिगार है और एक
दिलफरेब है। अब कहानी सुनाते हैं। देखिए, इस कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी की शुरुआत होती है दिलफिगार से। दिलफिगार दिलफरेब से बेइंतहा मोहब्बत करता है और अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन दिलफरेब जो है एक शर्त रखती है। इनका कहना है कि हम आपसे प्रेम तभी करेंगे जब आप मेरे शर्तों को पालन करेंगे। शर्त क्या है? शर्त यह है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन खोज करके लाना है आपको। क्या लाना है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन खोज करके लाना है। और ये जो चैलेंज है वो दिलफिगार मंजूर करता है, निकलता है खोजने के लिए। खोजते 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 सबसे पहले पहुंचता है एक गांव में जहां एक चोर को फांसी दी जा रही थी। चोर चोरी करने के कारण चोरी करने के कारण जो है उसको फांसी दी जा रही है। और चोर अंतिम समय में पछता रहे हैं। पछताने का कारण है कि अब उनको अफसोस हो रहा है कि हम चोरी क्यों किए, हम लोगों को क्यों मारे। तो इसी पछतावा में उनकी आंसू गिर जाती है। और जो आंसू गिर जाती है उसी आंसू को ये अपने हाथों में ले लेते हैं, लेकर के जाते हैं दिलफरेब के पास। बोलते हैं कि एक चोर का पछतावा भरा आंसू है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। दिलफरेब कहती है कि बेशक ये दुनिया का अनमोल रतन है, जिसको मिलना जिसको पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नहीं है, सबसे अनमोल रत्न नहीं है। इससे भी खास कोई चीज इस दुनिया में है। इसलिए तुम फिर जाकर के प्रयास करो। ये फिर जाते हैं, प्रयास करते हैं और अब की बार बहुत दिनों के संघर्ष के बाद फिर से एक गांव में पहुंचते हैं, एक शमशान के पास पहुंचते हैं। शमशान में देखते क्या है कि एक नवयुवती है और अपने पति का सिर लेकर के सती बनने जा रही है। 16 श्रृंगार की है। 16 श्रृंगार करने के बाद वो उसी चिता पर बैठी हुई है और अपने पति का जो सिर है वो उनके जो है पैरों में है। सिर जो है, अब 16 श्रृंगार किया हुआ एक नवयुवती और उसमें जो है फूलों की वर्षा हो रही है। फूलों की वर्षा होने के साथ साथ उसमें आग लगा दी जाती है और लोग उनको पर फूलों की वर्षा कह रहे हैं। इसको देख करके दिलफिगार को लगता है कि इससे बड़ी कोई दुनिया की अनमोल रत्न हो ही नहीं सकती। और कल सुबह जाकर के वहां से राख को इकट्ठा करके फिर दिलफरेब के यहां पहुंचते हैं। दिलफरेब बहुत भावुक होती है, कहती है कि एक प्रेमी प्रेमिका का ऐसा संबंध जो आज तक मैंने नहीं देखा, ये प्रेम के लिए अद्भुत है। लेकिन इससे भी बड़ी कोई चीज है इस दुनिया में, जो सबसे ज्यादा, जो दुनिया में सबसे अनमोल रतन है, इससे भी कई गुना है वो। और फिर वो अपना चेहरा दिखाती है और कहती है कि तुमको एक मौका और देती हूं, तुम फिर से जा करके दुनिया का सबसे अनमोल रत्न खोज करके लाओ। इस बार बहुत थक जाते हैं। तब इसका हौसला अफजाई करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए एक बुजुर्ग आता है और वो समझाता है कि पूरब में एक देश है और तुम उस देश में जाओगे तो शायद वहां मिल जाए। और ऐसा ही करता है, वो इसी देश में आता है और इस देश में उस समय जो भारत देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था। और इस देश के एक सैनिक से इनकी मुलाकात होती है जो युद्ध भूमि में मरने ही वाला है। दिखता क्या है, एक सैनिक है जो अंतिम सांस गिन रहा है और उनकी अंतिम शिक्षा ये है कि हम गुलाम होकर न मरे, हम आजाद होकर के मरे। फिर उससे पूछता है कि अगर तुम बच जाओगे तो क्या? बोले कि हम बच कर करेंगे क्या?
गुलाम देश में रहने से अच्छा मर जाना ज्यादा अच्छा है, और इसीलिए वो मरने को तैयार है। गोली इतनी लगी हुई होती है, लेकिन अंतिम समय में वो जो अंतिम खून का जो कतरा सीने से बहता है, और उसी समय वो कहता है भारत माता की जय, और उसी खून को ये इकट्ठा करके किसके पास पहुंचता है? दिल फरेब के पास। तो दिल फरेब खुश हो जाती है। दिल फरेब कहती है कि इस दुनिया में खून का वह आखिरी कतरा जो देश के लिए कुर्बान हो जाए, तो देश के लिए मर मिटे, जो देश के लिए बहे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। मतलब खून का वह आखिरी कतरा जो देश के लिए, जो देश की हिफाजत के लिए लड़े, वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। और उस दिन से दिल फरेब जो है दिल फिगार को अपना प्रेमी मान लेता है, उनकी गुलामी करना स्वीकार कर लेती है। अब देखिए इस कहानी के पीछे, प्रेमचंद के लिखने के पीछे के कारण क्या है? कारण है 1908 में हम लोग गुलाम थे, भारत देश गुलाम था। भारत देश की गुलामी के बाद की स्थिति क्या थी कि युवा भी जो है साथ नहीं दे रहे थे, और युवाओं को साथ में लाने का ये बहुत बड़ा अवसर था। अगर युवा साथ में नहीं आएंगे तो देश को आजाद करवाना बहुत मुश्किल है। और एक युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेम, लड़की। तो इसीलिए प्रेमचंद एक कहानी बुने और एक प्रेमिका के माध्यम से कहलवाए कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? देशभक्ति है। देशभक्ति है, प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम के माध्यम से, क्योंकि युवाओं के मन में होता है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है? एक सुंदर स्त्री। लेकिन एक खूबसूरत लड़की से ये कहलवाए कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है? देशभक्ति। जो देश के लिए कुर्बान हो जाए, खून का वह आखिरी कतरा जो देश की हिफाजत में मिट जाए, हिफाजत में लग जाए, वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। ठीक है, धन्यवाद।